सलीम एक छोटे से कस्बे में घड़ियों की मरम्मत करने वाला एक ईमानदार मगर गरीब नौजवान था। इसकी दुकान बाजार के आखिरी कोने में वाक़ा थी, जहां पुरानी दीवारों पर वक्त की गिरती जमी रहती और छत से लटकता पंखा बामुश्किल घूमता था। लोग अक्सर अपनी खराब घड़ियां इसके पास छोड़ जाते, क्योंकि पूरे इलाके में इस जैसा सब्र और महारत रखने वाला दूसरा कोई नहीं था। सलीम हर घड़ी को सिर्फ एक मशीन नहीं समझता था, बल्कि इसे यकीन था कि हर घड़ी के अंदर किसी न किसी इंसान की यादें, इंतजार और जज्बात बंद होते हैं। सलीम की जिंदगी आसान नहीं थी। वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और बीमार माँ की दवाइयाँ, दुकान का किराया और रोजेमर्रा के अखराजात बामुश्किल पूरे होते थे। कई बार इसे महसूस होता कि किस्मत इसके साथ इंसाफ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो हर सुबह दुकान खोलते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और नए दिन की उम्मीद बांध लेता। एक बारिश भरी शाम, जब बाजार तकरीबन सुनसान हो चुका था और सलीम दुकान बंद करने ही वाला था, दरवाजे पर लगी घंटी आहिस्ता से बजी। इसने सर उठाकर देखा तो दरवाजे में एक लंबे खत का बूढ़ा शख्स खड़ा था। इसके हाथ में मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी जेब खड़ी थी और इसकी आंखों में ऐसा खौफ छुपा हुआ था जैसे वो सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि कोई दहाइयों से दफन कोई राज अपने साथ उठाए फिर रहा हो। बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सलीम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसके कपड़े कीमती थे, मगर इन पर सफर की गिरती जमी हुई थी। इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे और वो बार बार दुकान के शीशे से बाहर झांक रहा था, जैसे इसे यकीन ना हो कि वो महफूज जगह पर बैठा है। सलीम ने नरमी से पूछा, बाबा जी क्या मसला है? बूढ़े शख्स ने फौरन जवाब न दिया, बल्कि मखमली कपड़ा एहतियात से खोला और जेब घड़ी इसके सामने रख दी। वो घड़ी गैर मामूली हद तक खूबसूरत थी। खालिस चांदी से बनी हुई इस घड़ी पर नफीस नक्श और निगार गंदा थे और इसका ढक्कन एक अजीब से निशान से मज़ीन था, जो सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इसने घड़ी को हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि यह आम घड़ियों से कहीं ज्यादा भारी है। बूढ़े शख्स ने धीमी आवाज में कहा, यह घड़ी मेरे खानदान में नस्लों से चली आ रही है, मगर 3 दिन पहले अचानक रुक गई। तुम्हें इसे हर कीमत पर ठीक करना होगा। सलीम ने घड़ी का मुआयना शुरू किया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही इसके चेहरे के तासीरात बदल गए। घड़ी का बैरूनी निजाम तो मामूली खराबी का शिकार था, मगर अंदरूनी साखियत हैरानकुन हद तक पेचीदा थी। ऐसा लगता था जैसे इसे सिर्फ वक्त बताने के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए तैयार किया गया हो। सलीम ने सर उठाकर बूढ़े शख्स की तरफ देखा और पूछा, यह घड़ी असल में है क्या? ये सवाल सुनते ही बूढ़े शख्स का रंग जर्द पड़ गया। इसने घबराकर दुकान के दरवाजे की तरफ देखा, फिर झुककर सरगोशी की। बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और ये घड़ी इन्हीं में से एक है। इसी लम्हे दुकान के बाहर किसी गाड़ी की ब्रेक लगने की तेज आवाज गूंजी और बूढ़े शख्स के चेहरे पर ऐसा खौफ उभरा जैसे वो जानता हो कि जिस रात से वो बरसों भागता रहा वो अब इसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज सुनते ही बूढ़ा शख्स अपनी जगह से चौंक उठा। इसके हाथ इतने बुरी तरह कांपने लगे कि जेब से रुमाल निकालते हुए भी इसे दुश्वारी पेश आने लगी। इसने दुकान के शीशे से बाहर झांका, मगर बारिश की वजह से कुछ वाज़ा दिखाई ना दिया। फिर वो तेजी से सलीम की तरफ झुका और धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुमने मुझे कभी नहीं देखा। सलीम हैरान रह गया। ये खराब घड़ी की मरम्मत के लिए आने वाला शख्स इस कदर खौफज़दा क्यों था? इसने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी आखिर बात क्या है? अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बूढ़े शख्स ने उदास मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बाज़ो औक़ात मदद करने वाला भी इसी मुसीबत का हिस्सा बन जाता है जिसे वो दूसरों को बचाना चाहता है। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए चाहता हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो। यह कहकर इसने अपनी कोट की अंदरूनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और सलीम की तरफ बढ़ा दिया। अगर मैं कल तक वापस ना आऊं तो ये लिफाफा खोल लेना, लेकिन याद रखना इसे सिर्फ इसी सूरत में पढ़ना जब तुम सच जानने का हौसला रखते हो। सलीम कुछ समझ पाता इससे पहले ही दुकान का दरवाजा खुला और 2 अजनबी आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों सियाह बारिश कोट पहने हुए थे और इनकी नजरें सीधी बूढ़े शख्स पर जा टेरी। चंद लम्हों के लिए दुकान में ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
इनमें से एक ने सर्दी लहजे में कहा, जनाब रफीक, हम काफी देर से आपको तलाश कर रहे हैं। ये नाम सुनते ही बूढ़े शख्स का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि सलीम के जहन में ये कौ सवाल पूछने लगा, आखिर ये रफीक कौन था और इस पर ऐसे कौन लोग थे जो इसे बारिश भरी रात में भी ढूंढते फिर रहे थे। जनाब रफीक, हम काफी देर से आपको तलाश कर रहे हैं। ये अल्फाज सुनते ही दुकान का माहौल अक्सर बदल गया। बारिश की बूंदें शीशे पर मुसलसल टकरा रही थी, मगर इस लम्हे सलीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा बाजार खामोश हो गया हो। बूढ़े शख्स, जिसका नाम अब इसे रफीक मालूम हुआ था, बेख्तियार अपनी जेब पर हाथ रख लिया, जैसे वो किसी कीमती चीज की हिफाजत करना चाहता हो। इसकी आंखों में खौफ वाज़ा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिद भी झलक रही थी। सलीम ने इन दोनों अजनबियों को गौर से देखा। इनकी उम्र 40-45 साल के दरमियान होगी। दोनों के चेहरों पर सख्ती थी और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी दरख्वास्त के लिए नहीं बल्कि हुक्म देने आए हो। इनमें से एक ने दुकान के अंदर नजरें दौड़ाते हुए कहा, हम सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहते हैं, उम्मीद है आप हमारे साथ ताउन करेंगे। रफीक ने खुद को संभालते हुए कुर्सी से उठने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि मेरे और आप लोगों के दरमियान मजीद कोई बात बाकी रह गई है, इसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। दूसरा आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराया, यह फैसला अब आपके हाथ में नहीं रहा। आप जानते हैं कि हम किसी चीज के लिए आए हैं, बेहतर यही होगा कि खामोशी से हमारे साथ चलें। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक पुरानी जेब घड़ी का इन लोगों से क्या ताल्लुक है। इसने हिम्मत करके कहा, माफ कीजिएगा, ये मेरी दुकान है, अगर कोई मसला है तो आप लोग बाहर जाकर बात कर सकते हैं। पहला आदमी आहिस्ता से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। इसकी नजरें सर्द और बेएहसास थी। यह मामला तुम्हारी समझ से बहुत बड़ा है लड़के, अपनी दुकान तक महदूद रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सलीम खामोश हो गया, मगर इसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने एक लम्हे के लिए रफीक की तरफ देखा तो महसूस हुआ कि बूढ़ा शख्स जैसे किसी मुश्किल फैसले से गुजर रहा हो। अचानक रफीक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बेजाहिर पसीना साफ करने लगा, लेकिन इसी दौरान इसने निहायत फिरती से एक छोटी सी चाबी सलीम के मेज के नीचे गिरा दी। फिर इसने सलीम की आंखों में देखते हुए बहुत हल्के से सर हिलाया, जैसे कोई खामोश पैगाम दे रहा हो। सलीम ने कुछ जाहिर ना होने दिया, मगर इसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। चंद लम्हों बाद रफीक ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, लेकिन इस लड़के का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इसे परेशान न करना। अगर वाकई इसका कोई ताल्लुक नहीं हुआ तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पहले आदमी ने जवाब दिया। यह कहकर दोनों अफराद रफीक को अपने साथ लेकर दुकान से बाहर निकल गए। बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। सलीम दरवाजे के पास खड़ा इन्हें दूर जाते देखता रहा, यहाँ तक कि वो सियाह गाड़ी में बैठकर नजरों से ओझल हो गए। दुकान में वापस आकर इसने बेइख्तियार मेज के नीचे हाथ डाला। वही छोटी सी पीतल की चाबी वहां पड़ी थी। इसके हाथ कांपने लगे। एक तरफ इसके जहन में रफीक की तंबिया गूंज रही थी कि इस मामले से दूर रहना, और दूसरी तरफ वो पुरइसरार लिफाफा, अजीब जेब खड़ी और ये नामालूम चाबी इसे खामोश नहीं रहने दे रही थी। इसने धीरे से लिफाफा उठाया, चंद लम्हों तक इसे घूरता रहा, फिर कांपते हाथों से इसे खोल दिया। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि या तो मैं मर चुका हूँ या फिर इन लोगों के कब्जे में हूँ, और अब सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो 25 साल पुराने इस राज को दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये अल्फाज पढ़ते ही सलीम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि खत के आखिर में जो दस्तखत मौजूद थे वो देखकर इसकी सांस रुक गई। वो दस्तखत किसी अजनबी के नहीं थे, बल्कि इसके मरहूम वालिद के थे। खत के आखिर में अपने मरहूम वालिद की दस्तखत देखकर सलीम के हाथों से कागज तकरीबन छूट गया। चंद लम्हों तक वो साकित खड़ा रहा, जैसे इसका दिमाग हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा हो। इसने आंखें मिलकर दोबारा दस्तखतों को देखा। वही मखसूस अंदाज, वही हुरूफ को जोड़ने का तरीका जो वो बचपन में अपने वालिद की दुकान की पुरानी रसीदों पर देखा करता था। ये नाम यहाँ कैसे हो सकता है? इसके होठों से बेइख्तियार सरगोशी निकली। इसके वालिद हामिद एक सादा मिजाज घड़ी साज थे। सलीम की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब एक सड़क हादसे में इनका इंतकाल हो गया था। सलीम को हमेशा यही बताया गया था कि इसके वालिद की जिंदगी में कोई राज नहीं था। वो एक मेहनती इंसान थे जो अपनी बीवी और बेटे के लिए
दिन रात काम करते रहे। फिर ये खत, ये पूरे इसरार रफीक और 25 साल पुराना राज। सलीम ने लरजते हाथों से पूरा खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वक्त हमारे खिलाफ जा चुका है। मैं नहीं जानता कि यह खत मेरे बेटे सलीम के हाथ लगेगा या किसी और के, लेकिन अगर किस्मत ने इसे सलीम तक पहुंचा दिया है तो शायद अल्लाह ने इसे इस सच के लिए मुंतखब किया है जिसे मैं बरसों छुपाता रहा। सलीम की आंखें फैल गई। इसने बेअख्तियार कुर्सी खींचकर बैठते हुए पढ़ना जारी रखा। 25 साल पहले मैं और रफीक सिर्फ घड़ी साज नहीं थे, हमें एक ऐसी चीज मिली थी जिसकी वजह से कई ताकतवर लोगों की जिंदगियां बदल सकती थी। हमने इसे दुनिया से छुपाने का फैसला किया क्योंकि अगर वो गलत हाथों में चली जाती तो बेशुमार बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। सलीम का सांस रुकने लगा। अगर रफीक तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि वो लोग दोबारा वापस आ चुके हैं। वो लोग जो इख्तिदार, दौलत और ताकत के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। खत यहाँ खत्म नहीं हुआ था। सलीम ने आगे बढ़ा। इस लिफाफे के साथ जो चाबी तुम्हें मिलेगी वो एक पुराने लॉकर की चाबी है। इस लॉकर में सच का पहला दरवाजा बंद है, लेकिन याद रखना हर शख्स पर भरोसा मत करना। बाज़ो औक़ात दुश्मन दोस्त का लिबास पहनकर सामने आता है। खत खत्म हो गया। सलीम काफी देर तक खामोश बैठा रहा। इसके ज़हीन में अपने वालिद की यादें गर्दिश करने लगी। इसे याद आया कि बचपन में इसके वालिद अक्सर एक जुमला कहा करते थे, बेटा घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती, बाज़ औक़ात वो इंसानों की राज भी संभालती हैं। तब इसे ये एक आम सी बात लगती थी, मगर आज पहली बार इसे इन अल्फाज के असल गहराई का एहसास हुआ। दुकान के बाहर बारिश अब भी बरस रही थी। सलीम ने अपनी जेब से वो छोटी पीतल की चाबी निकाली और गौर से देखने लगा। चाबी के निचले हिस्से पर निहायत बारीक हुरूफ में एक नंबर कंधा था, 317। इसी वक्त इसके ज़हीन में एक मंजर बिजली की तरह चमका। चंद माह पहले जब वो माँ के साथ पुराना सामान तरतीब दे रहा था, इसे वालिद की एक पुरानी डायरी मिली थी। इस डायरी के आखिरी सफ़े पर भी यही नंबर लिखा हुआ था, 317। इस वक्त इसने इस नंबर पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब ये महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। सलीम फौरन दुकान के पिछले हिस्से में गया, जहाँ एक लकड़ी की अलमारी में इसने वालिद की तमाम पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई थी। काफी तलाश के बाद इसे वो पुरानी डायरी मिल गई। कांपते हाथों से इसने आखिरी सफ़ा खोला। वहां एक मुख्तसर जुमला दर्ज था, अगर कभी 317 तुम्हारे सामने आए तो रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में पर जाना, क्योंकि सच हमेशा वक्त के पीछे छुपा होता है। यह पढ़ते ही सलीम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने फौरन दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन का लॉकर रूम रात 12 बजे बंद हो जाता था। इसके पास सिर्फ 1.5 घंटा था। अगर वो आज ना गया तो शायद हमेशा के लिए इस रास्ते तक पहुंचने का मौका खो देता। सलीम ने जल्दी से घड़ी, खत, चाबी और वालिद की डायरी अपने बैग में रखी। दुकान का शटर गिराया और बारिश में दौड़ पड़ा, मगर इसे क्या मालूम था कि सड़क की दूसरी तरफ घड़ी एक सियाह गाड़ी में बैठा शख्स काफी देर से इसे देख रहा था। जैसे ही सलीम ने रेलवे स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाए, इस शख्स ने फोन कान से लगाकर सिर्फ एक जुमला कहा, वो लड़का हरकत में आ चुका है और इसके पास चाबी भी मौजूद है। फोन बंद हुआ, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और एक ऐसा ताक़ुब शुरू होने वाला था जो सलीम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। बारिश मुसलसल तेज होती जा रही थी। सलीम ने बैग को मजबूती से अपने सीने से लगाया और पानी से भरी सड़कों पर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। इसके ज़हीन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, रेलवे स्टेशन, लॉकर नंबर 317 और वालिद का वो राज जिसके लिए शायद लोग आज भी जान देने पर आमादा थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर खुद को समझाता कि शायद ये सब इसके खौफ का असर है। लेकिन चंद मिनट बाद इसे वाज़ा महसूस हुआ कि एक सियाह गाड़ी मुसलसल इसके फासले पर चल रही है। जब वो तेज चलता, गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती और जब वो रुकता, वो भी कुछ फासले पर रुक जाती। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, क्या ये वही लोग हैं? इसने दिल ही दिल में दुआ की और अपना रास्ता बदल दिया। वो मरकजी सड़क छोड़कर तंग गलियों की तरफ मुड़ गया। ये रास्ते वो बचपन से जानता था, क्योंकि इसी शहर की इन्हीं गलियों में वो अपने वालिद के साथ घड़ियां पहचाने जाया करता था। बारिश की वजह से गलियां तकरीबन खाली थी। पानी नालियों से बहकर सड़क पर आ चुका था। सलीम तेजी से दौड़ता हुआ एक पुरानी इमारत के साये में रुका और सांस बेहाल करने लगा।
इसी लम्हे इसे टायरों के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। वही सियाह गाड़ी गली के दूसरे सिरे पर आकर रुक गई थी। सलीम के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला, 2 आदमी बाहर निकले। इनमें से एक वही शख्स था जिसे इसने रफीक को ले जाते हुए देखा था। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, चाबी इसके पास है और हमें वो हर वक्त कीमत पर चाहिए। दूसरे ने जवाब दिया। सलीम ने फौरन खुद को दीवार के साथ सटा लिया। इसकी सांसें तेज हो रही थी। अगर वो पकड़ा जाता तो ना सिर्फ राज खत्म हो जाता बल्कि शायद इसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ जाती। इसी दौरान इसकी नजर करीब ही मौजूद एक पुरानी बेकरी पर पड़ी जिसका पिछला दरवाजा आधा खुला हुआ था। इसने एक लम्हा भी जाया न किया। खामोशी से वो अंदर दाखिल हो गया। बेकरी बंद थी मगर अंदर ताजा रोटी की हल्की खुशबू अब भी मौजूद थी। लकड़ी की मेजें, खाली टोकरियां और आटे के थैले हर तरफ रखे थे। सलीम दबे कदमों से पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा मगर अचानक इसके पांव से एक धावती ट्रेन टकरा गई। खट आवाज सुनकर बाहर मौजूद आदमी चौंक गए। अंदर कोई है। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेजी से एक बड़े आटे के थैले के पीछे झुक गया। चंद लम्हों बाद बेकरी का दरवाजा खुला और भारी कदमों की आवाजें अंदर गूंजने लगी। इधर देखो, पीछे वाले हिस्से में जाओ। सलीम ने कांपते हाथों से अपने बैग को थाम लिया। इसकी उंगलियां बेख्तियार इस जेब घड़ी को छू रही थी जैसे वो अपने वालिद की मौजूदगी महसूस कर रहा हो। इसे अचानक अपने वालिद की एक बात याद आई। बेटा, मुश्किल वक्त में खौफ से नहीं, अकल से काम लेना। इसी लम्हे इसकी नजर ऊपर गई। छत के करीब एक तंग सा वेंटिलेशन रास्ता मौजूद था जो बेकरी के पिछले हिस्से की तरफ निकलता था। लेकिन मसला यह था कि वहां तक पहुंचने के लिए इसे लकड़ी के पुराने शेल्फ पर चढ़ना पड़ता और जरा सी गलती इन लोगों को इस तक पहुंचा सकती थी। बाहर गरज चमक की आवाज गूंजी। अंदर कदमों की छाप इसकी तरफ बढ़ रही थी। सलीम ने आंखें बंद करके ये गहरी सांस ली, फिर खामोशी से शेल्फ की तरफ बढ़ गया। नीचे से एक आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है वो यही कहीं छुपा हुआ है। और अगले ही लम्हे शेल्फ इसके वजन से चरचराने लगा। सलीम ने खुद को संभालने की कोशिश की मगर इसके पांव के नीचे लकड़ी खतरनाक अंदाज में हिलने लगी। अगर वो नीचे गिरता तो ना सिर्फ चाबी इन लोगों के हाथ लग जाती बल्कि 25 साल पुराना राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। इसी लम्हे शेल्फ का एक तख्ता टूट गया और सलीम का जिस्म हवा में लड़खड़ा गया। शेल्फ का तख्ता टूटते ही सलीम का दिल हलक में आ गया। इसे यकीन हो गया था कि अब वो सीधा नीचे गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर आखिरी लम्हे इसका हाथ ऊपर लटके लोहे के सुराख से जा टकराया। शायद दर्द के बावजूद इसने पूरी कुव्वत से खुद को थाम लिया। इसके नीचे वो दोनों आदमी खड़े थे और इन्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था कि इनका शिकार इनके सरों के ऐन ऊपर लटका हुआ है। सलीम के हाथ पसीने से फिसल रहे थे। एक लम्हे के लिए इसने आंखें बंद करके अपनी माँ का चेहरा याद किया। फिर अपने मरहूम वालिद की मुस्कुराती हुई सूरत इसकी नजरों के सामने आ गई। उसे लगा जैसे वो खामोशी से कह रहे हो, हिम्मत मत हारना, मंजिल करीब है। नीचे खड़े आदमियों में से एक ने अचानक कहा, रुको, तुमने कुछ सुना? दूसरा आदमी चंद कदम आगे बढ़ा और टार्च की रोशनी ऊपर घुमाई। रोशनी सलीम के जूतों से चंद इंच के फासले से गुजरी। सलीम ने सांस रोक ली। अगर वो जरा सा भी हिलता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसी दौरान बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो, यहाँ वक्त जाया करने का फायदा नहीं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, पहले आदमी ने झिझलाहट से कहा। चंद लम्हों बाद इनके कदमों की आवाज दूर होने लगी। सलीम ने एहतियात से नीचे झांका। जब इसे यकीन हो गया कि वो जा चुके हैं तो इसने वेंटिलेशन के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। काफी जद्दोजहद के बाद वो बेकरी के पिछले हिस्से में उतरने में कामयाब हो गया। बारिश अब भी तेज थी मगर इसके पास रुकने का वक्त नहीं था। इसने घड़ी देखी। रात के 11:45 हो चुके थे। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगने थे। इसने भागना शुरू कर दिया। पानी से भरी सड़कें, अंधेरी गलियां और थकन से जवाब देता जिस्म, सब कुछ इसके खिलाफ था। लेकिन इसके ज़हीन में सिर्फ एक बात थी, लॉकर नंबर 317। आखिरकार वो हामता हुआ पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन तकरीबन सुनसान था। चंद मुसाफिर बेंचों पर ऊँग रहे थे जबकि सफाई करने वाला एक मुलाजिम फर्श से धो रहा था। सलीम सीधा लॉकर रूम की तरफ बढ़ा।
मगर दरवाजे पर पहुंचते ही इसके कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार कुर्सी पर बैठा था। इसने सलीम को सर से पांव तक देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्या तुम हामिद के बेटे हो? सलीम के कदमों तले जमीन निकल गई। आप मेरे वालिद को जानते थे? इसने हैरत से पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। चौकीदार ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और इसकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही सलीम की आंखें फैल गई, क्योंकि इस तस्वीर में इसके वालिद हामिद, रफीक और यही बूढ़ा चौकीदार एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। और तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर हम में से कोई जिंदा न रहे तो सच हामिद के बेटे तक जरूर पहुंचाना। सलीम के हाथ कांपने लगे, मगर असल सदमा अभी बाकी था। चौकीदार ने लॉकर रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, जल्दी करो, क्योंकि जिन लोगों से तुम भागते फिर रहे हो वो तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा करीब आ चुके हैं। और लॉकर नंबर 317 में सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत छुपी है जो तुम्हारे वालिद की मौत को हादिसा नहीं बल्कि कत्ल साबित कर सकती है। ये सुनते ही सलीम की दुनिया जैसे एक लम्हे में बदल गई। मैंने घड़ी को दोबारा हाथ में ले लिया और बारीक बीज को एहतियात से अपनी जगह बिठाने लगा। दुकान के बाहर शाम की हल्की रोशनी फैल चुकी थी और बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी मौजूद थी। बार बार मेरा ध्यान इस नौजवान पर जा रहा था जिसने सुबह मुझे वो पुरस्कार घड़ी देकर कहा था कि इसे किसी के हवाले ना करो। मैं खुद को समझा रहा था कि मेरा काम सिर्फ घड़ियां ठीक करना है, दूसरों के मामलात में पड़ना नहीं। लेकिन इंसान का दिल हर बात को हुक्म नहीं दे सकता। कुछ देर बाद दुकान का दरवाजा खुला और एक उम्र रसीदा खातून अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में पुरानी सी जेब घड़ी थी। वो निहायत शाइस्तगी से बोली, बेटा ये घड़ी मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी है। कई लोगों को दिखाई मगर कोई इसे ठीक ना कर सका। क्या तुम एक बात देख सकते हो? मैंने अदब से घड़ी ले ली। घड़ी वाकई बहुत पुरानी थी, मगर इसे देखते ही मेरे हाथ रुक गए। इसके अंदर बना हुआ मखसूस निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस पुरअसरार घड़ी में मौजूद था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, अम्मी जान ये घड़ी आपके पास कहाँ से आई? खातून के चेहरे पर पुरानी यादों का साया लहरा गया। वो धीमी आवाज में बोली, मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम थे। मरने से पहले सिर्फ इतना कहा था कि अगर कभी इस घड़ी का राज समझ में आ जाए तो सच को दुनिया के सामने जरूर लाना। मगर मैं इनकी बात का मतलब कभी ना समझ सकी। इनकी बात सुनकर मेरे जहन में कई सवाल एक साथ उभर आए। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर ये दोनों घड़ियां किसी एक ही कहानी का हिस्सा थी? मैंने घड़ी एहतियात से बंद करते हुए कहा, अम्मी जान आप फिक्र ना करें, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो दुआएं देती हुई चली गई, लेकिन इनके जाने के बाद मैं काफी देर तक खामोश बैठा रहा। रात होने लगी तो मैंने दुकान बंद करने का फैसला किया। मैं अभी शटर गिराने ही वाला था कि सामने सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक सफेद गाड़ी पर मेरी नजर पड़ी। गाड़ी में बैठा शख्स मुसलसल मेरी दुकान की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा खदशा पैदा हुआ। सुबह से लेकर अब तक ये दूसरा मौका था जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मैंने नजरें चुराकर जल्दी से शटर बंद किया और पैदल अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लेकिन चंद कदम बाद ही मुझे पीछे आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने रफ्तार तेज कर दी। आहट भी तेज हो गई। मेरे माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। एक सुनसान गली के करीब पहुंचकर मैं अचानक मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क के किनारे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। मैंने झुककर लिफाफा उठाया। इसके अंदर एक मुख्तसर सा कागज था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दोनों घड़ियों का राज जानने की कोशिश मत करना। ये अल्फाज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कोई दिखाई ना दिया। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक मामूली घड़ी साज नहीं रहा था, बल्कि अनजाने में एक ऐसे राज के करीब पहुंच चुका था जिसके लिए कुछ लोग किसी की जान लेने से भी जरिया नहीं करते थे। इस रात में देर तक सो न सका। बार बार जेब से वो कागज निकालता और उस पर लिखी हुई धमकी को पढ़ता, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दोनों घड़ियों का राज जानने की कोशिश मत करना। ये अल्फाज मेरे जहन में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैं एक मामूली घड़ी साज था जिसकी पूरी जिंदगी छोटे छोटे
पुरजे जोड़ते लोगों की खराब घड़ियां दुरुस्त करते और रोजी कमाने की जद्दोजहद में गुजर रही थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि चंद पुरानी घड़ियों की वजह से मेरी जान को खतरा लाहक हो गया था। कई बार दिल ने कहा कि सुबह होते ही दोनों घड़ियां वापस कर दूं और खुद को इस मामले से अलग कर लूं, मगर तजस्सुस इंसान को वहां भी ले जाता है जहां अक्ल रुक जाने का मशवरा देती है। फजर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबराकर उठ बैठा। इस वक्त कौन हो सकता था? एहतियात से दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जो पहली घड़ी मेरे पास छोड़ गया था, मगर आज उसकी हालत बदली हुई थी। उसके कपड़े खाक आलूद थे, सांस फूली हुई थी और वो बार बार गली के दोनों सरों की तरफ देख रहा था जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा हो। वो अंदर आते ही बोला, दरवाजा बंद कर दो और खुदा के लिए अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। आखिर बात क्या है? तुम कौन हो और ये घड़ियां क्यों इतनी अहम है? इसने थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वक्त बहुत कम है। अगर मैंने आज तुम्हें सब कुछ ना बताया तो शायद कभी मौका ना मिले। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 4 आदमी एक बड़ी इमारत के सामने खड़े थे। इनमें से एक चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई। वो वही बुजुर्ग शख्स था जिसकी घड़ी कल एक खातून मेरे पास छोड़कर गई थी। ये मेरे वालिद थे। नौजवान ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उनके साथ खड़े बाकी 3 लोग उनके दोस्त नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नौजवान ने लरजती आवाज में बताया कि तकरीबन 30 साल पहले 4 अफराद ने मिलकर एक ऐसा राज अपने पास महफूज किया था जो कई ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकता था। उन्होंने सबूतों को एक जगह रखने के बजाय 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और हर हिस्सा एक खास घड़ी में छुपा दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ उनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लापता हो गए, मगर अब कोई एक एक करके वो तमाम घड़ियां हासिल करना चाहता था। और अगर वो कामयाब हो गए? मैंने बेइख्तियार पूछा। नौजवान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो ना सिर्फ बहुत से बेगुनाह लोग खतरे में पड़ जाएंगे बल्कि वो लोग हमेशा के लिए कानून की पहुंच से भी बाहर हो जाएंगे। मैं कुछ बोल ना सका। एक तरफ मेरे जहन में अपने सादा से जिंदगी घूम रही थी, दूसरी तरफ ये ऐसा रास्ता जिसने मुझे अनजाने में अपने दायरे में खींच लिया था। अचानक बाहर किसी गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज आई। नौजवान का रंग फीक हो गया। वो फौरन खिड़की की तरफ लपका और पर्दे के कोने से बाहर झांका। अगले ही लम्हे उसकी आवाज काम गई, वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने भी एहतियात से बाहर देखा। सड़क के किनारे 2 सियाह गाड़ियां खड़ी थी और उनमें से चंद आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर सर्द मेरी और कदमों में अजीब सा एतमाद था, जैसे इन्हें यकीन हो कि आज वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। नौजवान ने फौरन मेरे हाथ में वो पुरस्कार घड़ी थमाते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे हर कीमत पर बचाना। याद रखना, असल राज वक्त के अंदर नहीं, वक्त को नापने वाली चीज के अंदर छुपा है। मैं अभी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंज उठी। पहली दस्तक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दस्तक पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मैं और वो नौजवान एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि दरवाजे के उस पार खड़े लोग शायद हमारे फैसले का इंतजार कर रहे थे। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब वापसी का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो चुका था। दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक अब टुकड़ों में बदल चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर खड़े लोग किसी भी लम्हे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। मेरे हाथ भी इख्तियार कांपने लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में घड़ियों की नाजुक रोजों से वास्ता रखा था, खतरनाक लोगों से नहीं। मगर इस वक्त मेरे सामने खड़ा नौजवान गैर मामूली तौर पर पुरसुकून नजर आ रहा था। उसने जल्दी से दुकान के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? मैंने इस बात में सर हिलाया। दुकान के आखिरी हिस्से में एक तंग सा दरवाजा था जो एक पुरानी गली में खुलता था। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, हम जानते हैं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो वरना हमें अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नौजवान ने फौरन वो पुरस्कार घड़ी मेरे हाथ में दी और बोला, अगर हम अलग हो जाएं तो इसे किसी सूरत अपने से जुदा मत करना, यही हमारी वाहिद उम्मीद है। मैंने घड़ी मजबूती से मुट्ठी में दबा ली। अगले ही लम्हे दरवाजे पर जोरदार लात मारी गई और लकड़ी चरचरा उठी।
میں نے گھبرا کر پچھلا حصہ دروازہ کھولا۔ ہم دونوں تیزی سے اس تنگ گلی میں نکل آئے۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور گلی کی زرد روشنی میں ہر چیز اور بھی پراسرار لگ رہی تھی۔ ہم تیزی سے بھاگنے لگے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے جبکہ نوجوان بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ایک پرانی دیوار کے پیچھے کھینچ لیا۔ چند ہی لمحوں بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ ایک آدمی نے غصے سے کہا، باس نے حکم دیا ہے کہ گھڑی ہر حال میں واپس لانی ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوسرے نے جواب دیا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ ہم کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ نوجوان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، آخر اس گھڑی میں ایسا کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میرے والد نے مرنے سے پہلے صرف ایک جملہ کہا تھا، 4 گھڑیاں 4 راز اور ایک سچ جو کئی زندگیاں بدل دے گا۔ میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دوسری گھڑی کے خفیہ خانے کی چابی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم باقی 2 گھڑیاں کہاں ہیں۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ ہم ایک پرانے چائے خانے میں جا بیٹھے تاکہ کچھ دیر کے لیے خود کو محفوظ کر سکیں۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو ابھی پولیس کے پاس جا سکتا ہوں، مگر پھر میرے ذہن میں وہ دھمکی آمیز خط آ گیا۔ چائے والا 2 کپ چائے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کپ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ میری نظر سامنے اخبار پڑھتے ہی ایک شخص پر پڑی۔ میرا خون خوش ہو گیا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اخبار نیچے کر رہا تھا اور وہی چہرہ ہمارے سامنے تھا جو کل سفید گاڑی میں بیٹھا میری دکان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر ہلکی سے مسکراہٹ کی، پھر بہت سکون سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو صرف ایک جملہ کہا، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا چائے کا کپ بری طرح کانپنے لگا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بظاہر ایک عام آدمی لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سرد میری تھی جس نے میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اس نے فون بند کیا، اخبار طے کیا اور بالکل اطمینان سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا شکار اب کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے سامنے بیٹھے نوجوان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً دھیمی آواز میں کہا، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر وہ اکیلا آیا ہے تو اس کے ساتھی بھی قریب ہی ہوں گے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چائے خانے میں چند عام گاہک موجود تھے جو اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان بیٹھے 2 لوگ کسی خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہم پولیس کے پاس نہیں جا سکتے؟ نوجوان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہم جا سکتے ہیں، مگر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کریں۔ جن لوگوں کے خلاف یہ راز ہے ان کے ہاتھ بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ اچانک وہ شخص ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم نہایت پرسکون تھے، مگر اس کی نظریں مسلسل ہم پر جمی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پچھلے دروازے سے نوجوان نے سرگوشی کی۔ ہم دونوں فوراً اپنی نشستوں سے اٹھے اور چائے خانے کے پچھلے حصے کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے سے کرسیوں کو ہلنے اور لوگوں کی چونکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے باہر نکلے اور ایک مصروف بازار میں پہنچ گئے۔ بارش شروع چکی تھی، مگر سڑک پر رش بڑھ چکا تھا۔ ہم لوگوں کے ہجوم میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ چند منٹ بعد جب ہمیں یقین ہوا کہ فی الحال ہمارا پیچھا نہیں کیا جا رہا تو ہم ایک پرانی عمارت کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اب مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا، مجھے سب کچھ جاننا ہوگا۔ نوجوان نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد جیب سے وہ پرانی تصویر دوبارہ نکالی۔ ان 4 آدمیوں میں سے ایک میرے والد تھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس کی بیوہ کل تمہارے پاس گھڑی لے کر آئی تھی۔ تیسرا ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور چوتھا وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اور چوتھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، چوتھا شخص آج ملک کے سب سے طاقتور کاروباری افراد میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اسے ایک عظیم انسان سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس پورے راز کی سب سے خطرناک کڑی ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن یہ راز آخر ہے کیا؟ نوجوان نے نظریں جھکا لی۔ 30 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ سرکاری طور پر اسے ایک عام حادثہ قرار دیا گیا،
मगर हकीकत में वो हादसा नहीं था। दर्जनों बेगुनाह लोगों की जानें एक साजिश की वजह से गई थी। मेरे वालिद और इनके साथियों के पास इस साजिश के सबूत आ गए थे। वो सबूत उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 घड़ियों में छुपा दिया, ताकि अगर एक घड़ी गुम हो जाए तो सच मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो। मैं सख्ते में आ गया। इसका मतलब यह था कि चंद पुरानी घड़ियां सिर्फ घड़ियां नहीं थी, बल्कि ये कैसी हकीकत की मुहाफिज थी जो कई जिंदगियां बदल सकती थी। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आने लगी। मैंने हैरत से स्क्रीन की तरफ देखा। उठाओ मत, नौजवान फौरन बोला। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल ने कहा कि ये कॉल अहम है। मैंने कांपते हाथों से कॉल वसूल की। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर एक बूढ़ी औरत की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। बेटा, अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में आ जाना। मेरी सांस रुक गई। ये वही आवाज थी जो उस बुजुर्ग खातून की थी जिन्होंने अपने मरहूम शौहर की घड़ी मेरे हवाले की थी। लेकिन अगले ही लम्हे फोन पर किसी मर्द की चीख सुनाई दी। फिर चीजों की गिरने की आवाज आई और कॉल अचानक मुंतखा हो गई। मैं साकित रह गया। नौजवान ने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर वो खातून वाकई हमें वहां बुला रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास बाकी घड़ियों तक पहुंचने का यही आखिरी मौका हो। मैंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। रात अभी शुरू हुई थी। फोन बंद होने के बाद चंद लम्हों तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। मेरे कानों में अब भी उस बुजुर्ग खातून की लरसती हुई आवाज गूंज रही थी। आज रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में आ जाना। मगर इसके फौरन बाद सुनाई देने वाली चीख ने मेरे दिल में खौफ बिठा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मदद की पुकार थी या हमारे लिए बिछाया गया कोई जाल। मैंने नौजवान की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। आखिरकार इसने कहा, हमें जाना होगा। अगर वो खातून वाकई खतरे में है तो शायद इनके पास बाकी घड़ियों के बारे में कोई अहम मालूमात हो, और अगर ये जाल भी हुआ तब भी अब हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। मेरे ज़हीन में अपनी सादा जिंदगी घूमने लगी। मैं सिर्फ एक घड़ी साज था, ना कोई जासूस और ना ही बहादुर महम जो मगर किस्मत इंसान को बाज औकात ऐसे रास्ते पर ढकेल देती है जिनका इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। रात के 11 बजने वाले थे जब हम पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। ये स्टेशन कई बरसों पहले बंद हो चुका था। अब वहां सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म, जंग आलूद पटरियां और टूटी हुई खिड़कियां बाकी रह गई थी। शहर के लोग रात के वक्त उस जगह का रुख करने से भी घबराते थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब से खामोशी ने हमें घेर लिया। हवा के झोंके टूटे हुए शट से टकराकर सीटियों जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। दूर कहीं कोई ढेला बोट हिल रहा था जिसकी चरचराहट सुनसान माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। लॉकर रूम प्लेटफॉर्म नंबर 3 के करीब है, नौजवान ने धीमी आवाज में कहा। हम एहतियात से आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बिला आखिर हम उस छोटे से कमरे तक पहुंच गए जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी से इसे बंद करना भूल गया हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा ढकेला। कमरे के अंदर अंधेरा था। नौजवान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी फैलते ही हम दोनों के कदम वहीं रुक गए। फर्श पर यह खातून बेहोश पड़ी थी। या अल्लाह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं फौरन इनके करीब गया। वो वही बुजुर्ग खातून थी जिन्होंने अपनी घड़ी मेरे हवाले की थी। इनके माथे पर मामूली जख्म था मगर सांस चल रही थी। इसी दौरान नौजवान की नजर दीवार के साथ लगे एक पुराने लॉकर पर पड़ी। लॉकर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। नौजवान ने कांपते हाथों से डिब्बा उठाया। इसे खोलते ही हमारी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर एक और जेब घड़ी रखी थी और इसके साथ एक पर्ची भी मौजूद थी। मैंने जल्दी से पर्ची खोली। इस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं रहे। सच तक पहुंचने के लिए 3 घड़ियां काफी नहीं होंगी। चौथी घड़ी उस शख्स के पास है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करोगे। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने बेइख्तियार नौजवान की तरफ देखा। वो भी हैरत से मुझे देख रहा था। इसका मतलब क्या है? मैंने सरगोशी की। वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक पूरे स्टेशन में कदमों की आवाजें गूंजने लगी। एक तरफ से नहीं बल्कि कई सिमतों से। नौजवान का चेहरा जद पड़ गया। वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। इसी लम्हे लॉकर रूम के बाहर किसी ने बुलंद आवाज में कहा,
दरवाजा बंद कर दो, इस बार कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। मेरे हाथ से पर्ची तकरीबन छूट गई। हम अंदर फंस चुके थे। बेहोश बुजुर्ग खातून, तीसरी पुलिसरार खड़ी और बाहर मौजूद नामालूम लोग। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद इस राज की कीमत सिर्फ खौफ नहीं बल्कि जान भी हो सकती है। लॉकर रूम के बाहर कदमों की आवाजें तेजी से करीब आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई लोग एक साथ पूरे स्टेशन को घेर चुके हों। मेरे हाथ पसीने से भीग गई। एक तरफ बेहोश बुजुर्ग खातून फर्श पर पड़ी थी, दूसरी तरफ लकड़ी के डिब्बे में रखी तीसरी पुलिसरार खड़ी थी और बाहर वो लोग मौजूद थे जो इस राज को हर कीमत पर दफन करना चाहते थे। नौजवान ने फौरन दरवाजे के करीब जाकर बाहर झांकने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे वो पीछे हट गया। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कम से कम 6 या 7 आदमी हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, और उनके पास इस्लाहा भी थी। मेरे मुंह से भी इख्तियार निकला, या अल्लाह अब क्या करें। मैंने लॉकर रूम के अंदर नजर दौड़ाई। कमरा बहुत छोटा था। एक तरफ पुराने लॉकर्स की कतार थी और दूसरी तरफ एक जंग आलूद अलमारी रखी हुई थी। बेज़ाहिर बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बुजुर्ग खातून ने हल्की से हरकत की। मैं फौरन उनके करीब बढ़ गया। उन्होंने बामुश्किल आंखें खोली। उनकी सांसें तेज चल रही थी। बेटा, उन्होंने टूटती हुई आवाज में कहा, देर मत करना। मैं झुककर उनके करीब हो गया। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। उन्होंने कमजोर हाथ से मेरा बाजू पकड़ लिया। चौथी घड़ी, उन्होंने मुश्किल से कहा, जिसे तुम अपना दुश्मन समझते हो जरूरी नहीं वो दुश्मन हो, और जिसे दोस्त समझते हो जरूरी नहीं वो दोस्त हो। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। आप क्या कहना चाहती हैं? मगर उनकी ताकत जवाब दे रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपने दिल से ज्यादा सबूत पर भरोसा करना। और फिर उनकी आंखें दोबारा बंद हो गई। इसी लम्हे बाहर से जोरदार आवाज आई, दरवाजा तोड़ दो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नौजवान ने जल्दी से लॉकर्स की कतार के पीछे मौजूद एक टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा किया। यहाँ आओ। मैं उसके पीछे गया। पुराने सामान के पीछे एक तंग सा रास्ता छुपा हुआ था, जैसे कभी रेलवे मुलाजमीन ने हंगामी सूरत हाल के लिए बनाया हो। शायद ये प्लेटफॉर्म के नीचे निकलता हो। उसने सरगोशी की। मैंने फौरन बुजुर्ग खातून को सहारा दिया। हम तीनों उस तंग रास्ते में दाखिल हो गए। पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज गूंजी। वो अंदर आ गए। नौजवान ने घबराकर कहा। हम अंधेरे में हाथों से दीवार टटोलते आगे बढ़ने लगे। रास्ता नम और तंग था। कहीं कहीं पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मेरे एक हाथ में तीसरी घड़ी थी और दूसरे हाथ से मैं बुजुर्ग खातून को संभाले हुए था। चंद लम्हों बाद हमें पीछे से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो ज्यादा दूर नहीं गए। सुरंग चेक करो। मेरे कदम कांपने लगे। हम तेजी से आगे बढ़े, यहाँ तक कि अचानक सुरंग खत्म हो गई और हम एक पुराने स्टोर रूम में जा निकले। नौजवान ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। हम दोबारा स्टेशन के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही हमने सुकून का सांस लेना चाहा, मेरी नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी। मैं साकित रह गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राशिद था, वही पुलिस ऑफिसर जिसने चंद दिन पहले मेरी दुकान पर आकर मेरी मदद की थी और मुझे यकीन दिलाया था कि कानून हमेशा सच का साथ देता है। मगर आज इसके हाथ में पिस्टल थी और उसने सीधा हमारी तरफ निशाना बांध रखा था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, इंस्पेक्टर साहब, आप। इनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ते हुए बोले, मुझे अफसोस है सलीम, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम गलत वक्त पर गलत रास्ते तक पहुंच गई। अब या तो वो घड़ियां मुझे दे दो या फिर ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। मेरे हाथों से जैसा खून खुश हो गया। बुजुर्ग खातून की बात मेरे जहन में गूंजने लगी। जिसे दोस्त समझते हो जरूरी नहीं वो दोस्त हो। और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल धोखा अभी शुरू हुआ था। इंस्पेक्टर राशिद की बात सुनकर मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। चंद दिन पहले तक मैं इन्हें एक ईमानदार ऑफिसर समझता था। वही शख्स आज हमारे सामने खड़ा था, हाथ में पिस्टल लिए, और उसकी आंखों में वो सख्ती थी जो किसी मुजरिम में होती है। सलीम, इसने परसुकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, घड़ियां मुझे दे दो। तुम एक सादा लोहा आदमी हो, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। मैं खामोश खड़ा रहा, मगर मेरे जहन में बुजुर्ग खातून के अल्फाज गूंज रहे थे, अपने दिल से ज्यादा सबूत पर भरोसा करना। मैंने राशिद की आंखों में देखा। अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज में धमकी तो थी, मगर नफरत नहीं थी, जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बल्कि किसी मजबूरी में ये सब कर रहा हो।
میرے ساتھ کھڑا نوجوان غصے سے بولا، میں جانتا تھا تم بھی انہی لوگوں کا حصہ ہو۔ میرے والد نے تم جیسے لوگوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر راشد نے گہری سانس لی۔ اگر تم پوری بات جانتے تو شاید ایسا نہ کہتے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ دور کہیں اسٹیشن کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ہوا کی سیٹنگ آواز آ رہی تھی۔ پھر راشد نے آہستہ سے پسٹول نیچے کر دی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پچھلے 7 سال سے میں اسی نیٹ ورک کے خلاف خفیہ تحقیقات کر رہا ہوں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگ پولیس، سیاست اور کاروبار ہر جگہ موجود ہیں۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اور نوجوان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر تم واقعی ہمارے ساتھ ہو، نوجوان نے تلخی سے کہا، تو پھر تم نے ہمیں دھمکی کیوں دی؟ راشد نے جواب دیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم لوگ ان کے آدمی نہیں ہو، اور آج رات مجھے معلوم ہوا کہ اصل نشانہ تم نہیں بلکہ یہ گھڑیاں ہیں۔ اچانک پیچھے سے فائرنگ کی آواز گونجی۔ ہم سب چونک گئے۔ اسٹیشن کے دوسرے حصے سے بھاری قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ راشد فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسی لمحے بزرگ خاتون نے کمزور آواز میں کہا، راشد، اگر تم واقعی اپنے والد کا قرض چکانا چاہتے ہو تو سلیم کی حفاظت کرنا۔ میں حیران رہ گیا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ خاتون کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ راشد کے والد بھی ان 4 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ راز محفوظ کیا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یعنی 4 گھڑیوں کے راز سے جڑے لوگوں کی اگلی نسلیں اب ایک ہی جگہ جمع تھی۔ نوجوان اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے بولا، اگر یہ سچ ہے تو چوتھی گھڑی کہاں ہے؟ بزرگ خاتون نے لرزتے ہاتھ سے اپنی گردن میں پہنی ہوئی ایک پرانی زنجیر کی طرف اشارہ کیا۔ راشد آگے بڑھا اور احتیاط سے اس لاکٹ کو کھولا۔ ہم سب کی سانسیں تھم گئی۔ لاکٹ کے اندر ایک نہایت چھوٹی خوبصورت جیب گھڑی موجود تھی، وہی چوتھی گھڑی۔ یا اللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے شوہر نے مرتے وقت کہا تھا کہ جب تک صحیح لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں یہ گھڑی کسی کو نہ دینا۔ راشد نے 4 گھڑیوں کو ایک نظر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اب اصل راز ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ مگر اسی لمحے اسٹور روم کا دروازہ زور سے ٹوٹا۔ دھواں اندر پھیل گیا اور ایک بھاری آواز گونجی، کسی نے بھی ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی تو سب کو مار دیا جائے گا۔ دھواں چھوٹتے ہی ہم نے سامنے جس شخص کو دیکھا اسے دیکھ کر میرے جسم سے جیسا سارا خون خوش ہو گیا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ وہ شہر کا سب سے مشہور سماجی رہنما اور ارب پتی کاروباری شخصیت حاجی سلمان قریشی تھا، جسے لوگ نیکی اور خدمت کی علامت میں سمجھتے تھے، اور اس کے چہرے پر اب پہلی بار ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا، 4 گھڑیاں ایک جمع ہو ہی گئی، اور مجھے احساس ہو گیا جس شخص کو پورا شہر فرشتہ سمجھتا تھا شاید وہی اس پوری سازش کا اصل مالک تھا۔ حاجی سلمان قریشی کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی تھی، جو یتیم خانوں کو احتیاط دیتا تھا، غریب بچیوں کی شادیوں کے اخراجات اٹھاتا تھا، اور ہر بڑے سماجی پروگرام میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میں نے خود کئی بار لوگوں کو اس کی تعریف کرتے سنا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر موجود سرد مسکراہٹ اس نیک نام شخصیت سے بالکل مختلف تھی جسے دنیا جانتی تھی۔ تم لوگ واقعی بہت ضدی ثابت ہوئے، وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلی دھمکی کے بعد تم یہ معاملہ چھوڑ دو گے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے پیچھے مسئلہ افراد کھڑے تھے، ان کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھی، فرار ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انسپکٹر راشد نے آگے بڑھ کر کہا، سلمان قریشی، کھیل ختم ہو چکا ہے، تمہارے خلاف ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ حاجی سلمان ہنس پڑا۔ ثبوت؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم جانتے ہو راشد، دنیا ثبوت سے زیادہ طاقت کو مانتی ہے، اور طاقت ہمیشہ میرے پاس رہی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے 4 گھڑیوں کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی ان کے اندر اتنا بڑا راز چھپا ہوا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ بزرگ خاتون نے کمزور آواز میں کہا، تم نے صرف دولت نہیں کمائی سلمان، تم نے بے گناہوں کی لاشوں پر اپنی سلطنت کھڑی کی۔ چند لمحوں کے لیے سلمان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔
پھر وہ بولا تمہیں 30 سال پہلے خاموش رہنا چاہیے تھا۔ نوجوان غصے سے چلایا، میرے والد نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، اس لیے تم نے انہیں مروا دیا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی اور پھر پہلی بار سلمان قریشی نے اعتراف کیا، ہاں، اس نے سردی لہجے میں کہا، اس رات جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، یہ گودام میں لگی آگ نے درجنوں جانیں لے لی تھی، مگر اگر سچ سامنے آ جاتا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تمہارے والد اور ان کے ساتھیوں نے مجھے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اس لیے مجھے انہیں خاموش کرنا پڑا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، یعنی چاروں گھڑیوں میں صرف مالی ہے، ضابط گویوں کے ثبوت نہیں تھے، بلکہ قتل، دھوکے اور ایک اجتماعی جرم کی پوری داستان محفوظ تھی۔ انسپکٹر راشد نے جیب سے ہتھکڑی نکالتے ہوئے کہا، تمہارا اعتراف کافی ہے، مگر سلمان قریشی نے زور سے کہا لگایا، راشد تم بھی بہت معصوم ہو۔ اس نے انگلی کا ہلکا سے اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے آدمیوں نے اپنے ہتھیار ہماری طرف تان دیے۔ چاروں گھڑیوں مجھے دے دو، سلمان نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ آج یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے بے اختیار گھڑیوں کی طرف دیکھا۔ اچانک مجھے اپنے استاد کی ایک پرانی بات یاد آئی، ہر گھڑی صرف وقت نہیں بتاتی، بعض اوقات وہ اپنے بنانے والے کا راز بھی اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ میری نظریں چاروں گھڑیوں کی ڈائل پر جمنے لگی۔ اسی لمحے مجھے ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی، چاروں گھڑیوں کے خراب ایک ہی وقت پر رکے ہوئے تھے، 10:17۔ میرے دل میں بجلی سے کون گئی، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً نوجوان کی طرف دیکھا، شاید اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ ہماری نظریں ملی اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اصل راز گھڑیوں کے اندر نہیں بلکہ ان کے وقت میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہم اس راز کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی سلمان قریشی نے غصے سے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، گھڑیاں میرے حوالے کر دو۔ اور اسی لمحے اسٹیشن کے باہر سے پولیس کی درجنوں گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ حاجی سلمان کے چہرے کا رنگ پہلی بار اڑ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ اب فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا تھا۔ اگلی صبح فہد نے بہت سنجیدگی کے ساتھ حارث سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دکان کے مستقبل کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ان کی تیاری کی گئی گھڑیوں کی مانگ غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی۔ لوگ دور دور سے صرف اس لیے آ رہے تھے کہ ایک بار اس نوجوان گھڑی ساز سے مل سکے جس کے ہاتھوں میں بظاہر کوئی جادو تھا، لیکن حارث جانتا تھا کہ اس کی اصل طاقت گھڑیوں کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے اعتماد کو واپس لوٹانا ہے۔ اسی دوران ایک معمول شخص اپنی بیٹی کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا جسے وہ اس طرح پکڑے ہوئے تھا جیسے اس میں اس کی پوری دنیا سمٹی ہو۔ اس نے صندوق کھولا تو اس میں ایک نہایت قدیم جیب گھڑی رکھی تھی۔ بوڑھے شخص کی آنکھیں نم تھی۔ بیٹا، یہ گھڑی میرے والد کی آنکھ کی نشانی ہے۔ بہت سے ماہرین کے پاس گیا لیکن سب نے جواب دے دیا، اگر یہ بھی نہ چل سکی تو میرے لیے ایسا ہوگا جیسے ان کی آخری یاد بھی مجھ سے چھن گئی ہو۔ حارث نے نہایت احتیاط سے گھڑی اپنے ہاتھوں میں لی۔ پہلی نظر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ گھڑی کے اندر کئی پرزے ٹوٹ چکے تھے اور کچھ تو مکمل طور پر غائب تھے۔ فہد نے آہستہ سے کہا، شاید اس بار ہمیں معذرت کر لینی چاہیے، لیکن حارث نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کچھ چیزیں صرف دھات اور پرزے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں اور یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس نے پرانے ریکارڈ کھنگالے، اپنے ہاتھوں سے نئے پرزے تراشے اور ہر چھوٹی بڑی خرابی کو صبر سے درست کرنے لگا۔ شام ہونے تک دکان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں صرف اس گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ آخر کار حارث نے گہری سانس لی، گھڑی کو بند کیا اور احتیاط سے اس کی سوئیوں کو حرکت دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹک 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 پورے کمرے میں وہ مانوس آواز گونج اٹھی۔ بوڑھے شخص کی ہاتھ کانپنے لگے، اس کی بیٹی بے اختیار رونے لگی۔ بوڑھے نے گھڑی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، آج تم نے صرف ایک گھڑی نہیں چلائی، تم نے میرے مرحوم والد کی یاد دوبارہ زندہ کر دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور حارث کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ رقم نہیں، یہ کمانت ہے۔ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ اگر کبھی کوئی ایسا انسان ملے جو وقت کی قدر سمجھتا ہو تو یہ چیز اسے دے دینا۔ حارث نے حیرت سے لفافہ کھولا۔
तो इसके अंदर एक जब्त पड़ा हुआ नक्शा और चंद तहरीरी नोट मौजूद थे। इसने जैसे ही वो तहरीर पढ़ी, इसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि इन नोटिस में एक ऐसी पोशीदा वर्कशॉप का जिक्र था जहां एक सदी पहले शहर का सबसे अजीम घड़ी साज काम किया करता था, और कहा जाता था कि वहां एक ऐसा राज छुपा है जो किसी आम कारीगर की किस्मत बदल सकता है। हारिस ने बेख्तियार फहद की तरफ देखा, जबकि फहद की आंखों में भी हैरत नुमाया थी। इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पुरानी जेब घड़ी की मरम्मत इन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जहां सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि खतरात, हसद और एक सदी पुराने राज भी इनके मुंतजिर थे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही हारिस की आंख खुल गई। रात भर वो इस पुराने नक्शे और जद कागजों के बारे में सोचता रहा था। कभी ऐसे लगता कि शायद ये सब महज एक कहानी हो, और कभी दिल गवाही देता कि इसमें जरूर कोई ऐसा राज पोशीदा है जो इसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इसने दोबारा वो लिफाफा खोला और बारीक तहरीर को गौर से पढ़ने लगा। नक्शे के किनारे पर एक जुमला लिखा था, वक्त की असल कीमत वही जानता है जो इसे दूसरों के लिए सिर्फ करता है। फहद भी जल्दी दुकान पहुंच गया। हारिस ने इसे सारी तहरीर दोबारा पढ़कर सुनाई। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। आखिर फहद ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये वाकई इस मशहूर घड़ी साज की वर्कशॉप है तो वहां सिर्फ खजाना नहीं होगा बल्कि इसकी फन का राज भी महफूज होंगे। लेकिन मुझे डर है कि अगर ये बात दूसरी तक पहुंच गई तो मसला खड़ा हो सकता है। हारिस ने नक्शा एहतियात से तय करते हुए जवाब दिया, हम लालच के लिए नहीं जा रहे। अगर वहां वाकई कोई इल्म या अमानत मौजूद है तो इसे महफूज रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुकान बंद करके दोनों नक्शे में दी गई निशानियों के मुताबिक पुराने शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर का वो हिस्सा जदीद इमारतों से बहुत मुख्तलिफ था। तंग गलियां, शिकस्ता दरवाजे, सदियों पुरानी दीवारें और खामोश बाजार इस जगह को पुरअसरार बना रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वक्त वहां आकर थम गया है। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक मतरूक इमारत के सामने पहुंचे। इमारत के दरवाजे पर जंग-आलूद लोहे की तख्ती लगी हुई थी जिस पर मिट्टी जम चुकी थी। हारिस ने हाथ से गिरते साफ की तो इस पर एक घड़ी का निशान उभर आया, वही निशान जो नक्शे के कोने पर बना हुआ था। फहद ने बेख्तियार सरगोशी की, हम सही जगह पहुंच गए हैं। दोनों ने दरवाजा ढकेलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। हारिस ने दीवारों का जायजा लिया तो एक तरफ पत्थरों के दरमियान एक छोटा सा सुराख नजर आया। इसने जेब से वो कदीम जेब घड़ी निकाली जो बूढ़े शख्स की थी और तजस्सुस में इसे सुराख के करीब ले गया। अचानक अंदर से केस पुराने निजाम की हरकत करने की आवाज आई। खट खट खट। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। इनके दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर हर तरफ गिरती जमी हुई थी। लकड़ी की मेजें, औजार, पुराने खाके और अधूरी घड़ियां वैसे ही रखी थी जैसे कोई कारीगर अभी चंद लम्हे पहले काम छोड़कर गया हो। हारिस ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। ये सब 100 साल से इसी तरह महफूज है। इसी लम्हे फहद की नजर एक अलमारी पर पड़ी जिसके शीशे के पीछे एक डायरी रखी हुई थी। इसने डायरी निकाली और खोलकर देखी। पहले सफे पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए तो याद रखो, फन सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं, लोगों की उम्मीद बचाने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन खबरदार, मेरे सब शागिर्द वफादार नहीं थे। एक शख्स ने इस इल्म को दौलत और ताकत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये जुमला पढ़ते ही दोनों के चेहरों का रंग बदल गया। इसी लम्हे इन्हें बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी ने जोर से मरकजी दरवाजा बंद किया। फहद घबरा कर बोला, हारिस, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हारिस ने सांस रोकते हुए बाहर की तरफ देखा मगर तब तक देर हो चुकी थी। इमारत के अंधेरे में हिस्से से एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम लोग भी यहाँ पहुंच ही गए। मैं कई दिनों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। हारिस और फहद ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस खुफिया वर्कशॉप की राज की तलाश में वो अकेले नहीं थे और अब इनका सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला था जो इस राज को हर कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहता था। अंधेरे कमरे में गूंजती हुई इस भारी आवाज ने हारिस और फहद के जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक दरमियानी उम्र का शख्स सांस से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ।
اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر برسوں کی محرومی، غصے اور لالچ کے آثار نمایاں تھے۔ میرا نام نعمان ہے، اس نے سردی لہجے میں کہا، اور جس راز کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو اس پر میرا حق تم دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حارث نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں اس جگہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ نعمان تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اس شخص کی نسل سے بھی ہوں جسے اس عظیم گھڑی ساز نے اپنا شاگرد بنایا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میرا دادا اس علم کو دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا۔ اس دن سے ہمارا خاندان یہ سمجھتا رہا کہ ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا۔ فہد نے حیرت سے کہا، اگر تمہیں سب معلوم تھا تو تم خود یہ راز کیوں حاصل نہ کر سکے؟ نعمان کی نظریں غصے سے بھر گئی، کیونکہ اس وقت شاپ کا دروازہ صرف اس شخص کے لیے کھلتا تھا جو امانت، صبر اور خدمت کی نیت رکھتا ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر مجھے خبر ملی کہ ایک نوجوان گھڑی ساز نے یہ پرانی جیب گھڑی دوبارہ چلا دی ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ دروازہ کھول سکتے ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حارث نے دھیرے سے کہا، اگر تم صرف دولت کے لیے یہاں آئے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی۔ ہم اس راز کو بیچنے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ نعمان نے غصے سے قدم بڑھایا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہاں کتنی دولت چھپی ہو سکتی ہے؟ صدیوں پرانی ایجادات، نایاب گھڑیاں، ایسے ڈیزائن جن کی قیمت کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ لیکن حارث کی نظر اس ڈائری پر گئی جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا تو وہاں لکھا تھا، میرے بعد جو بھی اس جگہ تک پہنچے وہ جان لے کہ وقت کی سب سے بڑی دولت سونا نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جو انسان دوسروں کی زندگی آسان بنانے میں صرف کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص لالچ کے ساتھ یہاں داخل ہو تو وہ خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ یہ پڑھتے ہی نعمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس لمحے حارث کی نظر ورک شاپ کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے صندوق کھولا۔ اندر نہ ہیرے تھے، نہ سونا، نہ قیمتی خزانہ، بلکہ وہاں سینکڑوں خاکے، ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائریاں، گھڑی سازی کی نایاب ٹیکنیکیں اور ان لوگوں کی خطوط محفوظ تھے جن کی زندگیاں اس عظیم گھڑی ساز نے اپنے فن سے آسان بنائی تھی۔ یہ خط میں لکھا تھا، آپ نے میری بیٹی کی شادی کے لیے میرے والد کی گھڑی درست کی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بعض لوگ وقت نہیں بناتے بلکہ بگڑے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے خط میں درج تھا، آپ نے موزہ لیے بغیر میری مدد کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حارث کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس عظیم گھڑی ساز کی اصل میراث دولت نہیں بلکہ انسانیت تھی۔ فہد نے آہستہ سے کہا، حارث، شاید یہی وہ خزانہ ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ چھپایا گیا تھا۔ نعمان خاموش کھڑا ان خطوط کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے سے غصہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری آواز میں کہا، میں نے پوری زندگی یہ سمجھا کہ ہم سے دولت چھین لی گئی، لیکن آج یہ معلوم ہوا کہ اصل دولت تو کچھ اور تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاید میرے خاندان نے بھی یہی سبق سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ چند ہفتوں بعد حارث اور فہد نے اس ورک شاپ کے علم کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی دکان کو ایک تربیتی مرکز میں تبدیل کر دیا جہاں غریب اور ہنر سیکھنے کی خواہش مند نوجوانوں کو مفت گھڑی سازی سکھائی جانے لگی۔ نعمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے اپنے خاندان کی پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث کی شہرت شہر سے نکل کر دوسرے ملکوں تک پہنچ گئی، مگر اس کے مزاج میں عاجزی باقی رہی۔ جب بھی کوئی اس کی کامیابی کا راز پوچھتا، وہ مسکرا کر صرف ایک بات کہتا، گھڑیاں وقت بتاتی ہیں، لیکن انسان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اس نے وقت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ایک شام دکان بند کرتے ہوئے حارث نے وہی قدیم جیب گھڑی اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کی ٹک ٹک خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ کبھی صرف روزی کمانے والا یہ کام گھڑی ساز تھا، مگر ایک پرانی گھڑی نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ انسان کی اصل کامیابی اس دولت میں نہیں جو وہ جمع کرتا ہے، بلکہ ان دلوں میں ہوتی ہے جنہیں وہ اپنے عمل سے سکون دیتا ہے۔ اور یوں وقت کی راز کی تلاش میں نکلنے والا یہ کام نوجوان دوسروں کے وقت کو بہتر بنانے کی وجہ سے
खुद एक यादगार कहानी बन गया। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।